तो स्टूडेंट्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क। बच्चों, टॉर्क क्या होता है? ये बहुत ही कॉमन टर्म है जो हम लोग लगभग यूज करते भी हैं डेली लाइफ में। जैसे कि गाड़ियों के लिए हम लोग यूज करते हैं, टॉर्क कितना मिल रहा है, ये सारी बातें। तो अगर हम लोग टॉर्क को समझें बच्चों, तो टॉर्क को अगर सीधे शब्दों में डिफाइन करें तो क्या कहलाता है टॉर्क? फोर्स का वो इफेक्ट, अगर फोर्स आपने किसी बॉडी पर अप्लाई किया है तो फोर्स का वो इफेक्ट जो बॉडी को रोटेशनल मोशन प्रोवाइड कर दे। फोर्स का वो इफेक्ट जो बॉडी को रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करे, तो फोर्स के उस इफेक्ट को या उस तरह के इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्क। अबाउट द गिवन एक्सिस। अबाउट द गिवन एक्सिस। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए कि एग्जैक्टली टॉर्क प्रोड्यूस कैसे होता है। बच्चों, हम लोग कई बार इस तरह से टर्म डिस्कस करते हैं कि टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए आर और एफ एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्योंकि एक टर्म हमारे लिए बहुत नोन है कि टॉर्क बराबर क्या होता है? आर क्रॉस एफ। जिसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। हाँ, मोमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। बच्चों, टॉर्क को अगर हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको टॉर्क की जगह ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाता है, फाइंड टॉर्क या फिर फाइंड मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब भी यहां पे किससे निकालेंगे? टॉर्क से। तो बच्चों, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोगों को एक फॉर्मूला जनरली लर्न होता है कि टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, जिसमें आर और एफ एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इस तरह का हम लोग माइंडसेट रखते हैं। पर एग्जैक्टली उसको कैसे हमें अप्लाई करना चाहिए, आइए उस पर चर्चा करते हैं। बच्चों, सबसे पहले ये प्लेन हम लोगों ने कंसीडर किया और आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये हमारे पास एक रॉड है। क्या है? एक रॉड। और ये यहां पर इस पॉइंट पर पाइवोटेड है या कह सकते हो हिंज्ड है, और इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर सकती है लाइक दिस। बच्चों, अगर ये एक्सिस है तो इसके अबाउट ये ऊपर और नीचे इस तरह से, आई मीन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज लाइक दिस, ऐसे ये रोटेट कर सकती है। तो सबसे पहले अगर इसको हमें रोटेट कराना है तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है। मानकर चलिए कि इस रॉड के इस पॉइंट पर हमें क्वेश्चन में बोला गया कि यहां पर हमने एक फोर्स अप्लाई किया है लाइक दिस वन इज द फोर्स। ओके। और अगर हमने फोर्स अप्लाई किया है तो हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है फाइंड टॉर्क प्रोड्यूस बाय द फोर्स वेक्टर एफ। तो बच्चों, सबसे पहले हमें जब टॉर्क कैलकुलेट करना होता है तो अकेला एफ काफी नहीं है, हमें एफ के साथ वेक्टर आर भी चाहिए होता है। तो एग्जैक्टली आर कहां से कहां तक की लेंथ होती है, सबसे पहले उस पर बात करें। बच्चों, ये अगर हमारे लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इसको हम लोग बोलेंगे फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जहां पे आपने फोर्स को अप्लाई किया है, जिस पॉइंट पर आपने फोर्स को अप्लाई किया है। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को ज्वाइन कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कहां से कहां तक? एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक एक स्ट्रेट लाइन से इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो पूरी लेंथ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? आर को। और इस वेक्टर को हम लोग नाम दे रहे हैं पोजीशन वेक्टर आर। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, जहां से हमको आई मीन जिस एक्सिस के अबाउट हमें टॉर्क निकालना है वहां से लेकर फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक इसको ज्वाइन कर दिया और नाम दे दिया वेक्टर आर। बच्चों, हमें यहां पर क्वेश्चन में जनरली गिवन होता है, जैसा कि आप नोटिस कर रहे हैं कि आर और एफ के बीच में कोई ना कोई एंगल बन रहा है। क्वेश्चन में ये हमें गिवन होगा, अगर गिवन नहीं है अभी यहां पर तो फिलहाल मैंने उसको क्या मान लिया? थीटा। बट इन जनरल क्वेश्चन में ये लेंथ आई मीन ये एंगल हमको क्वेश्चन में दिया होता है। तो बच्चों, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आर और एफ के बीच में इस समय कोई ना कोई एंगल बन रहा है और वो एंगल कितना है? थीटा। बिल्कुल। तो क्या हम लोग फोर्स जो कि किसी एंगल पर काम कर रहे हैं, क्या उसको हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं उसके कंपोनेंट्स में? हाँ, बिल्कुल। तो ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा? एफ कॉस थीटा। और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा? एफ साइन थीटा। बच्चों, सबसे पहली बात यहां पर आप नोटिस कर रहे हैं कि एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा दो कंपोनेंट किए। अब मैं यहां पर आपसे बोल रहा हूं कि बारी बारी से आप इन दोनों डायरेक्शंस में फोर्स अप्लाई कीजिए। बच्चों, इमेजिन कीजिए अगर मैं आपसे बोल दूं कि इस रॉड पर एफ कॉस थीटा की डायरेक्शन में आउटवर्ड ऐसे फोर्स लगाइए, तो नोटिस कीजिए कि अगर मैं इस रॉड को पकड़ के एफ कॉस थीटा की डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं तो ये फोर्स कभी भी इस रॉड को रोटेट नहीं करा सकता, ये हमेशा इस रॉड को बाहर खींचने की कोशिश करेगा। तो बच्चों, यहां पर ये एफ कॉस थीटा नाम का जो फोर्स है वो इस बॉडी में रोटेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो नोटिस कीजिए यहां पर एक स्टेटमेंट बनता है और आप चाहे तो इस स्टेटमेंट को अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं। हम सिंपल वर्ड्स में बात कर रहे हैं। बच्चों, अगर ये जो फोर्स है इसकी लाइन ऑफ एक्शन को मैं एक्सटेंड कर दूं, लाइन ऑफ एक्शन मतलब जिस लाइन के अलोंग ये एक्ट कर रहा है उस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे, कहां तक? एक्सिस ऑफ रोटेशन तक। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि एफ कॉस थीटा की लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास हो रही है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो यहां पर एक स्टेटमेंट बनता है बच्चों कि ऐसा फोर्स या उसका कंपोनेंट या ऐसा फोर्स जिसकी लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होती है, ऐसा फोर्स जिसकी लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होती है, ये फोर्स कभी भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करते।
या ये फोर्स कभी भी बॉडी में रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं जैसा मैंने पहले बोला कि ऐसे फोर्सेस जिनकी लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होती है, दे कैन नेवर प्रोड्यूस टॉर्क। अब बारी आती है एफ साइन थीटा। तो बच्चों नोटिस कीजिए कि अगर ये हमारे पास आर है और एफ साइन थीटा की डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स लगा दूं लाइक दिस, ऐसे फोर्स लगा दूं, तो बच्चों जैसे ही मैं ये फोर्स लगाऊंगा आप नोटिस करेंगे ये रॉड इस तरह से रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल सर। तो बच्चों नोटिस कीजिए रोटेट किसने कराया? एफ साइन थीटा ने, जो आर के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर मुझसे पूछा जाए कि टॉर्क किस किस से मिलकर बना है, तो बच्चों मैं टॉर्क का अगर मैग्नीट्यूड लिखूं तो मैं लिखूंगा आर, बिल्कुल उसका मैग्नीट्यूड, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे? फोर्स का कौन सा? साइन कंपोनेंट, जो टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए यहां पर रिस्पॉन्सिबल है। सो हियर टॉर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आर एफ साइन थीटा। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। और बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि टॉर्क एक एक्सियल वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन हमेशा राइट हैंड थंब रूल से निकाली जाती है। तो राइट हैंड थंब रूल बच्चों अगर हम लोग इसको देखें वेक्टर फॉर्म में, तो जैसे ए बी साइन थीटा एन कैप को हम लोग क्या बोलते हैं? वहां पर एक वेक्टर ए क्रॉस बी। तो उसी तरह से हम लोग आर एफ साइन थीटा और डायरेक्शन ऐड कर दें तो टॉर्क की इक्वेशन क्या बन जाएगी? आर क्रॉस एफ। तो बच्चों जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, जो फर्स्ट वेक्टर है दैट इज वेक्टर आर, उसकी डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच कर लीजिए लाइक दिस। और जब भी अपन ये रूल लगाएं तो थंब और फिंगर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो जो फर्स्ट वेक्टर है वेक्टर आर, इस डायरेक्शन में फिंगर्स को स्ट्रेच कर लिया। और बच्चों जो सेकंड वेक्टर है आर, जो टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस डायरेक्शन में अपन अपने फिंगर्स को रोटेट कर ले या कर्ल कर ले। तो बच्चों ये जो थंब की डायरेक्शन आ रही है जैसे कि आउटवर्ड, ये क्या बन जाएगी? टॉर्क की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और बच्चों आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं कि सेंस ऑफ रोटेशन कैसा आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ही हमने ये फोर्स ऑब्जर्व किया तो इसने बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराया। तो ये एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेशन है वो एग्जैक्टली कैसा हम लोग कंसीडर करते हैं? पॉजिटिव। तो हम लोगों ने मान लिया कि एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेशन होगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेटरी इफेक्ट आएगा, तो टॉर्क की यहां पर जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी? पॉजिटिव। अब बच्चों उसी केस को और आगे डिस्कस करते हैं कि सपोज जैसा सर ने बोला कि अपन ने यहाँ पर फोर्स से कंपोनेंट करे सच दैट वो इस आर वेक्टर को रोटेट करने की कोशिश करे। तो बच्चों मन में डाउट आता है कि सर एट द एंड तो आपका फॉर्मूला आर एफ साइन थीटा आया है। बिल्कुल। तो क्या अपन इसको ऐसा भी सोच सकते हैं कि आर एफ या तो एफ के साथ साइन थीटा लिख दीजिए, या फिर सर कभी कभार बच्चा ऐसा सोचता है कि सर क्यों ना अपन इसको आर साइन थीटा और एफ लिख दें। बिल्कुल सर ऐसा कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो इनको इस तरह से कर सकते हैं। तो बच्चों चेक कर रहे हैं कि क्या दोनों ही तरीके पॉसिबल हैं क्या। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर मैं वापस वही पॉइंट कंसीडर करूं जैसा सर ने कंसीडर करा था, और मैंने फोर्स अज्यूम कर लिया कि यहां पर कोई एफ वेक्टर है। अब बच्चों अगर इस पॉइंट के अबाउट मैं चेक करूं कि मेरा पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो जिस पॉइंट के अबाउट घूम रही है या एक्सेस ऑफ रोटेशन से मैंने यहां तक का लाइन ड्रॉ कर दी, क्या होगा बच्चों? आर वेक्टर। अब बच्चों ये एफ हो गया, आर वेक्टर हो गया। अब मैं चेक कर रहा हूं कि इस बार लाइन ऑफ एक्शन क्या है। अगर मैं इसको रिजॉल्व नहीं करता कंपोनेंट में तो बच्चों इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है क्या वो ये, इसी को आप एक्सटेंड कर दीजिए। ये बच्चों इसको कहेंगे लाइन ऑफ एक्शन। क्या बच्चों ये लाइन ऑफ एक्शन आर वेक्टर के डायरेक्टली परपेंडिकुलर है क्या? बिल्कुल नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। तो सर क्या अपन कह सकते हैं कि जैसा आपने पहले अज्यूम कर लिया था कि सपोज ये आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, तो बच्चों क्यों ना अपन ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा, वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकल अपोजिट एंगल। बच्चों ये थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। तो बच्चों अब मैं चेक करना चाहता हूं कि क्यों इस बार अपन एफ वेक्टर का कंपोनेंट ना करें, अपन पोजीशन वेक्टर का कंपोनेंट कर दें। तो बच्चों पोजीशन वेक्टर का ऐसा कंपोनेंट जो इस लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर हो, वही अपने सबसे ज्यादा काम आएगा। तो बच्चों सोच के देखो, क्या मैं इस आर वेक्टर का अगर कंपोनेंट इधर ले लेता हूं, मतलब कि एफ के परपेंडिकुलर वाला। एग्जैक्टली सर, एफ के परपेंडिकुलर वाला। बच्चों ऐसा कंपोनेंट लेना है जो कंपोनेंट लाइन ऑफ एक्शन से एंगल 90 डिग्री बनाए। लाइन ऑफ एक्शन से एंगल 90 डिग्री बनाए। क्या यहां पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है? बिल्कुल। अगर बच्चों ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो मेरा ये जो आर का कंपोनेंट होगा, ये आर के कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी चेक करते हैं। क्या बच्चों ये थीटा था? अगर मैं आर के मैग्नीट्यूड का इधर कंपोनेंट लूं तो क्या ये तो आर कॉस थीटा आएगा? इतना सा पार्ट यहां से यहां तक का। बिल्कुल सर, ये आर कॉस थीटा होगा। और बच्चों ये वाला पार्ट कितना आएगा? आर साइन थीटा। तो बच्चों मुझे इतना सा मालूम है कि जो आर कॉस थीटा है वो लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग है।
और लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग है तो उसके एंगल, उन दोनों के बीच का एंगल या तो थीटा 0 डिग्री हो सकता है या फिर 180 डिग्री हो सकता है। और बच्चों मुझे मालूम है कि अगर साइन थीटा में 0 रखूं या 180 रखूं, आंसर क्या आता है 0। इसका मतलब अगर आर का वो कंपोनेंट जो एफ के साथ या तो 0 या 180 बना रहा है तो उसका टॉर्क का आंसर 0 आएगा। पर बच्चों अगर आर का वो कंपोनेंट जो लाइन ऑफ एक्शन से 90 डिग्री बना रहा है, उस केस में साइन 90 आर रख दूंगा तो क्या ये टॉर्क मैक्सिमम आएगा? बिल्कुल। तो उस केस में आप आर का वो कंपोनेंट आर साइन थीटा इक्वल्स टू क्या इनटू एफ क्या लिख सकते हैं टॉर्क, तो चेक करो क्या यही आर साइन थीटा बन गया? बच्चों थीटा कौन सा था? ये वाला। अगर थीटा ये वाला है तो आर साइन थीटा इनटू एफ विल गिव यू द टॉर्क। सेम आंसर, आर साइन थीटा इनटू एफ। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब इससे तो कोई आपका टॉर्क का इफेक्ट नहीं आएगा। जो टॉर्क का इफेक्ट आएगा वो कितना आएगा? आर साइन थीटा इनटू एफ। बच्चों से मैं मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहा हूं। तो उस केस के अंदर आपके पास, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, अगर ब्रैकेट लिखें तो आर साइन थीटा इनटू एफ, तो क्या यही बन गया? इसका मतलब आपके पास यहां पर दो चॉइस है, या तो आप फोर्स के कंपोनेंट करो या पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट करो। कंपोनेंट इस प्रकार से होने चाहिए कि या तो लाइन ऑफ एक्शन उस पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाए या फिर पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर फोर्स या फोर्स का कोई कंपोनेंट हो जाए। बिल्कुल। पर एट द एंड दोनों के बीच में एंगल क्या बनना चाहिए? 90 डिग्री। तब जाके ही वो क्या प्रोड्यूस करेगा? टॉर्क। बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर दो मेथड डिस्कस कर लिया और सर ये दोनों ही मेथड बच्चों के लिए काम आएंगे, क्योंकि बच्चों कई बार ऐसे क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं जिसमें आर भी हमें दिख रहा है और एफ भी हमें दिख रहा है। बिल्कुल। और आपने नोटिस किया कि एफ के कंपोनेंट करके आर के परपेंडिकुलर ले आओ तब भी आंसर आ रहा है, या फिर आर का कंपोनेंट एफ के परपेंडिकुलर कर दो तब भी हमारा आंसर आ रहा है। पर दोनों ही स्थितियां अगर हमारे सामने आएगी तो कई बार ऐसा क्वेश्चन सामने आता है कि हम कंपोनेंट दोनों के ही कर लेते हैं। पर मानकर चलो एक क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें एफ का कंपोनेंट हो रहा है आर के परपेंडिकुलर, पर हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ी सी टफ हमें दिख रही हो, तो उस केस में हम लोग आर का कंपोनेंट अगर एफ के परपेंडिकुलर ले आए तो हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा और आसानी से सॉल्व हो जाए। तो मेथड एक ही है बच्चों, बट चॉइस है अपनी कि एट दैट टाइम हमारे लिए कौन सा ज्यादा कैलकुलेटिव फॉर्म में आसान पड़ता है, हम लोग उसी को ऑप्ट करेंगे। तो इन चीजों को हम लोग क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस भी करेंगे। बिल्कुल सर। स्टूडेंट्स अब जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल लिया गया है, आप नोटिस कर रहे हैं कि एक गेट है जिसको यहां पर खोला जा रहा है, या इस गेट को हम लोग खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों इमेजिन कीजिए कि सबसे पहले अगर हम लोग इस गेट को इमेजिन करें तो ये हो गया इस गेट का एक्सेस ऑफ रोटेशन। ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन। ये वाला पार्ट इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। अब बच्चों इसको रोटेट कराना है, जब भी हम लोग गेट खोलते हैं तो एग्जैक्टली हम लोग क्या करते हैं? इस हैंडल को पकड़ते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो बच्चों एग्जैक्टली ये जो हैंडल को पकड़कर हमने फोर्स लगाया, ये फोर्स वहां पे टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा होता है, जिसकी वजह से गेट क्या होता है? अपनी जगह एक्सेस के अबाउट रोटेट करता है लाइक दिस। तो बच्चों टॉर्क कैसे लगा इमेजिन कीजिए। बच्चों ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है, यहां हैंडल लगा हुआ है। तो नोटिस कीजिए यहां से यहां तक ये वाला जो पार्ट होगा वो क्या बनाएगा? हमारे लिए आर। बिल्कुल। और बच्चों जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो हैंडल पकड़ा हमने और फोर्स कहां लगाते हैं? परपेंडिकुलरली। तो बच्चों ये हो गया आर और हैंडल पकड़ के हमने फोर्स लगाया आर के परपेंडिकुलर। तो अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि आर और एफ एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ गए तो यहां पर ये फोर्स उस बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से गेट खुलना स्टार्ट हो जाता है। अब बच्चों यहां पर जब हम लोगों ने बात की कि गेट खुलना स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ टॉर्क, तो इसका मतलब यह है कि मान लीजिए गेट पहले बंद था। आपने नोटिस किया है कई बार छोटे बच्चे गेट खोलने की कोशिश करते हैं तो उनसे गेट नहीं खुलता है, क्योंकि वो हो सकता है इनफ टॉर्क जनरेट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि गेट का अपना एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ओवरकम करना जरूरी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हम लोग गेट को खोलते हैं, तो गेट को खोलने के लिए एक मिनिमम इतने अमाउंट का टॉर्क तो हमें रिक्वायर्ड होता ही है कि इससे कम टॉर्क लगाओगे तो ये गेट नहीं खुलेगा, कम से कम इतना टॉर्क लगाओ तो गेट खुलेगा ही खुलेगा। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हमेशा जो हैंडल होता है वो गेट के कॉर्नर पर ही क्यों लगाया जाता है? तो बच्चों इसी क्वेश्चन को हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों जैसा सर ने एंडिंग बोला कि हैंडल हमेशा कॉर्नर में क्यों लगाता है, क्या सुंदर दिखता है इसलिए? नहीं बच्चों, इस कारण से नहीं। यहाँ पर अगेन फिजिक्स का ही इफेक्ट देखो। अगर मैं यहाँ पर मान लेता कि अगर ये डोर बंद है और डोर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, तो अगर मैं हैंडल को सपोज थोड़ी देर के लिए कहता कि मैंने सेंटर पर लगा दिया हैंडल, बच्चों अगर सेंटर पे हैंडल है तो मेरे लिए आर वेक्टर ये होगा, और जो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा इसको मैं आपको बाहर खींचना पड़ेगा। क्या फोर्स और आर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? टॉर्क का इफेक्ट जनरेट होगा। इसका मतलब यहां पर टॉर्क जनरेट तो हो जाएगा।
पर बात करें कि अपने को आसानी कब होगी कि अपन किस कंडीशन में कम फोर्स लगाए और गेट ओपन हो जाए। सर मान लेते हैं कि हमें इस गेट को खोलने के लिए जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड चाहिए वो कम से कम 10 न्यूटन मीटर का चाहिए, कि इतना टॉर्क तो हमें चाहिए ही चाहिए। ओके, तो बच्चों जैसे सर ने बोला कि टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो 10 न्यूटन मीटर। अब बच्चों सर ने यहाँ पर जो बात बोली, ये अपन इसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं कि इतना टॉर्क इस गेट को खोलने के लिए चाहिए। इससे कम पे नहीं खुलेगी। एग्जैक्टली। अब बच्चों उसके लिए मैं कह देता हूं कि सपोज अभी हैंडल बिल्कुल बीचों बीच है और मैंने मान लिया कि अगर आर की वैल्यू, बच्चों सब कुछ मैग्नीट्यूड वाइज चल रही है, अगर आर की वैल्यू बच्चों 2 है तो मुझे फोर्स कम से कम 5 लगाना पड़ेगा, तब जाके आर इंटू एफ, बिकॉज अपने को मालूम है आर एफ साइन थीटा, और बच्चों यहां पर एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं टॉर्क बराबर आर एफ साइन थीटा, और अगर थीटा 90 है तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 1। इसका मतलब आर एफ का जो मल्टीप्लीकेशन है वही आपको टॉर्क का मैग्नीट्यूड देगा। बिल्कुल सर। अगर मुझे R2 ले लिया तो मुझे F कितना चाहिए बच्चों 5, तब जाके 10 बनेगा। बिल्कुल। पर बच्चों यहां पर मेरा F5 है। अब मेरे मन में ख्याल आता है कि यार सेंटर पे ही गेट पे अपन क्यों लगाए। अगर मैं इसको हल्का सा लेफ्ट साइड शिफ्ट करता, एक्सिस से दूर शिफ्ट करता, तो उस केस में मैंने अब यहां पर हैंडल यहां ले आया। बच्चों बताओ क्या बढ़ गया, R बढ़ गया। तो क्या यहां से लेकर यहां तक की R की वैल्यू बढ़ गई? मान लेते हैं 5 हो गई सर। एग्जैक्टली सर, मान लेते हैं R की वैल्यू बच्चों 5 हो गई। अब बच्चों जैसे R 5 हुआ, अब मुझे वापस टॉर्क का मैग्नीट्यूड 10 चाहिए, तो मुझे इस बार फोर्स लगाना पड़ रहा है 2 न्यूटन का। ओके। अब बच्चों मुझे फोर्स लगाना पड़ा 2 न्यूटन का, तो सोचो अभी भी टॉर्क तो 10 ही आया, पर फोर्स कौन लगा रहा है? फोर्स अपन लगा रहे हैं। और रेडियस वेक्टर तो ऑटोमेटिकली यहां पर आ रहा है, या पोजीशन वेक्टर यहां पर ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो अपन यहां कह सकते हैं कि अपना हैंडल और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में रेडियस वेक्टर तो अपने आप बन ही रहा है, डिपेंड कि अपने हैंडल कहां लगाया। तो क्यों ना अपन ऐसा काम करें कि रेडियस वेक्टर सबसे बड़ा हो, ताकि अपना फोर्स कम होता जाए। क्या आपने यहां पर देखा, ये वैल्यू बढ़ गई तो ये वाली वैल्यू कम हो गई। अगर बच्चों मैं इस रेडियस वेक्टर को या पोजीशन वेक्टर को यहां तक ले आऊं, मतलब हैंडल को बिल्कुल एंड तक ले आऊं, और मैं मान लेता हूं कि यहां तक R की वैल्यू 10 हो गई, तो बच्चों अगर R की वैल्यू 10 हो गई तो क्या मेरे पास मैंने इससे ज्यादा वैल्यू बढ़ा दी? अगर इससे वैल्यू बढ़ा दी है तो फोर्स को क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। इसका फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 न्यूटन। तो अपन ने क्या देखा, अगर आप R को बढ़ाते हैं तो फोर्स कम होता है। क्या दोनों एक दूसरे के इनवर्स वेरी कर रहे हैं? अगर दोनों एक दूसरे के इनवर्स वेरी कर रहे हैं तो आपको क्या यहां से बात समझ में आई कि अगर आपको किसी भी चीज के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस करना है और कम फोर्स अगर प्रोड्यूस करना है तो उसका आप R इंक्रीज कर दो। ओके। अगर आपने उसका R इंक्रीज कर दिया तो उस केस के अंदर आपका फोर्स जो है वो कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा, और टॉर्क अभी भी उतना ही प्रोड्यूस होगा। बिल्कुल। तो सर यही चीज हमको डेली लाइफ में कई बार बच्चों देखने को भी मिलती है। आपने नोटिस किया होगा कि मानकर चलिए कि हमारी गाड़ी है, मान लीजिए कोई कार है, उसका टायर अगर खोलते हैं, मान लीजिए पंचर हो गया और उसका टायर खोलने की जरूरत पड़ रही है, और जो नट बोल्ट है वो बहुत टाइट है, तो कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जो पर्टिकुलर पर्सन होता है जो टायर खोल रहा है, कई बार टायर नहीं खुलता तो वो अपने पानी की लेंथ को और बढ़ा देता है पीछे से कुछ रॉड ऐड करके, और फिर उस पे फोर्स लगाता है तो वो जल्दी से घूम जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि टॉर्क अब हमें कम चाहिए, टॉर्क तो उतना ही चाहिए नट बोल्ट को खोलने के लिए, पर उसने क्या किया, R को बढ़ा दिया, तो अब कम फोर्स की हेल्प से वो टॉर्क को जनरेट कर सकते हैं। और यही चीज सर नट और बोल्ट में भी काम आ जाती है। अपन जो लीवर से खोलते हैं उस लीवर की लेंथ को क्या कर देते हैं? बड़ा कर देते हैं। वही एग्जैक्टली सेम एग्जांपल। बिल्कुल। तो बच्चों यहां से आप क्या सीखे, अगर सेम आपने टॉर्क को, अगर सेम टॉर्क की वैल्यू के लिए आपको अलग अलग आंसर चाहिए तो आप कह सकते हैं कि टॉर्क की जो वैल्यू है RF sin थीटा, वो अगर कांस्टेंट है तो उस केस में अगर आप R को इंक्रीज करेंगे तो F क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और sin थीटा बच्चों मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। तो कोशिश हमेशा अपनी यही रहती है कि R ऑफ F एक दूसरे क्या हो? परपेंडिकुलर, टू प्रोड्यूस मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ टॉर्क। ओके। तो स्टूडेंट्स अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कशन किया वो सब एक रफ डिस्कशन था, एग्जैक्टली अपने कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने बनाए। अब इन्हीं चीजों को हम लोग फेयरली डिस्कस करते हैं। एग्जैक्टली वही सब कुछ लिखा हुआ है, बट अब एक फेयर डायग्राम्स दिए गए हैं। टॉर्क इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स and expresses the tendency of a force applied to an object to cause rotation in it about a given point या about the given axis। तो exactly बच्चों वही सारी चीजें हैं कि फोर्स का वो इफेक्ट जो बॉडी में रोटेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्क। तो बच्चों ये वैसा ही डायग्राम है, ऑब्जर्व कीजिए। यहां सिचुएशन दी है कि ये मानकर चलिए हमारे पास वो पॉइंट है जिसके अबाउट हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है, और ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई किया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? पोजीशन वेक्टर कहां से कहां तक, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है वहां से लेके फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक, तो ये वैल्यू हमें कितनी दी गई है? R।
अब बच्चों ये फोर्स जो है वो आप देख रहे हैं किसी एंगल पर लग रहा है और वो एंगल हम लोगों ने मार्क कर लिया कितना, थीटा। तो बच्चों क्या सीखा था हम लोगों ने कि सबसे पहले या तो फोर्स के कंपोनेंट कर लीजिए और फोर्स के कंपोनेंट करने के बाद कौन से कंपोनेंट को कंसीडर करना है जो आर के परपेंडिकुलर हो। तो ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, आर के परपेंडिकुलर अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो एक ये वाला आएगा जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं एफ साइन थीटा और एक ये है जिसको हम लोगों ने नाम दिया था कितना, एफ कॉस थीटा। पर बच्चों इसकी लाइन ऑफ एक्शन कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन या पॉइंट ऑफ रोटेशन से पास हो रही है, तो उसका टॉर्क हम लोग कंसीडर नहीं करते, उसका टॉर्क ही नहीं होता एग्जैक्टली। तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आया, दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा अबाउट पॉइंट ओ। अब बच्चों इसी को अगर हम लोग यहां पर वेक्टर फॉर्म में या मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें तो इस तरह से टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर, और ये था हमारे पास f साइन थीटा जिसने टॉर्क प्रोड्यूस किया। और अगर हम लोग यहां पर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, r क्रॉस f। अब बच्चों r क्रॉस f की डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। और राइट हैंड थंब रूल में हमेशा अपनी फिंगर्स जो होंगी स्ट्रेच वो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में और दूसरा वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल कर लीजिए, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो हमेशा हमको क्या बताएगी, वहां पे डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। बिल्कुल। और इसी डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो बच्चों दो तरह से यहां पे हमारे पास होगी, क्योंकि रोटेशन दो ही तरह से हमको मिलेगा, या तो एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको हम लोग क्या कंसीडर करते आ रहे हैं, पॉजिटिव। ACW यानी कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। और अगर हमें क्लॉकवाइज टॉर्क मिल रहा है तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, नेगेटिव। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, R इज व्हाट, लेंथ, और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो ये हो गया मीटर, और जो फोर्स है उसकी यूनिट क्या होती है, SI, न्यूटन। तो बच्चों जब भी हमें टॉर्क निकालना होगा SI यूनिट में तो ये कहता होगा न्यूटन मीटर। और सोच के देखिए अगर SI में न्यूटन मीटर है तो CGS में क्या हो जाएगा, डाइन सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारे पास सबसे पहला पॉइंट जहां पे हमने फोर्स के कंपोनेंट किए। और बच्चों ध्यान रखना, इस न्यूटन मीटर को कभी भी जूल मत लिखना। बिल्कुल सर, क्योंकि ये कोई वर्क डन नहीं है, ये क्या है, टॉर्क है। तो इसको बच्चों हमेशा क्या लिखते हैं अपन, न्यूटन इनटू मीटर। ये बच्चों का सर डाउट भी होता है क्योंकि वर्क भी होता है F इंटू डी, बिल्कुल, यानी कि फोर्स हो गया न्यूटन और डी हो गया मीटर, तो न्यूटन मीटर को वहां जूल लिख देते हैं। यहां क्यों नहीं लिखते बच्चों, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों का नेचर एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए हम लोग यहाँ पर दोनों को कंबाइन ना करें। बच्चों नेक्स्ट जो अपन ने बात करी थी वही कि इस बार अपन F के कंपोनेंट ना करें, अपन R के कंपोनेंट कर दें। तो उस केस में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये अपना F वेक्टर, क्या अगर मैं इसके लाइन ऑफ एक्शन के बारे में सोचूं, क्या इसकी लाइन ऑफ एक्शन पूरा नीचे तक जाएगी, और लाइन ऑफ एक्शन नीचे जाएगी तो मैंने यहां पर लाइन ऑफ एक्शन में इंक्लूड कर लिया, और जो R वेक्टर है उस R वेक्टर को एक्सटेंड भी कर दिया। तो क्या यहां पर R और F के बीच में एंगल कितना बना बच्चों, थीटा। यहां पर अपन ने क्या देखा कि जो इसकी लाइन ऑफ एक्शन है वो इस बार एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास नहीं हो रही, मतलब टॉर्क जीरो तो नहीं होगा। अब मुझे चेक करना है कि इस पर्टिकुलर F के लिए R का कौन सा कंपोनेंट मैक्सिमम टॉर्क देगा। तो मैक्सिमम टॉर्क कौन सा देगा, जो R का वो कंपोनेंट जो इस लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर है। तो बच्चों लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर है तो क्या अपन यहां पर कह सकते हैं ये वाला कंपोनेंट R का इस लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर है, तो यही मैक्सिमम टॉर्क क्रिएट करेगा। इसका मतलब यहां पर ये एंगल इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है बच्चों। ये R है, ये थीटा है, तो ये भी कितना हो गया, थीटा। ये 90 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो R या तो cos थीटा इधर कर देंगे तो ये तो हो जाएगा R cos थीटा, और बच्चों ये अभी भी कितना होगा, R sin थीटा। बच्चों सोच के देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेन्यूज, इसके अलोंग इधर वाला यहां से लेकर यहां तक का जो कंपोनेंट होगा कितना होगा, R cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा बच्चों, R sin थीटा। और ये लाइन जो है वो लाइन ऑफ एक्शन की, मतलब किसकी है, फोर्स की। तो क्या यहां पर टॉर्क लिख सकते हैं R sin थीटा इंटू F। तो बच्चों देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स, मतलब ये F into perpendicular distance of line of action of force from the axis of rotation। क्या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है बच्चों, R sin थीटा। वही आपको यहां पर मल्टीप्लाई करने किसके साथ, फोर्स के साथ। तो बच्चों फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F into R sin थीटा इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। तो बच्चों नेक्स्ट बन गया F into R sin थीटा या फिर RF sin थीटा। अबाउट विच पॉइंट, अबाउट अ पॉइंट O। और बच्चों इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या बन जाता है, R क्रॉस F। जैसा सर ने पहले बोला था, इसी को अपन कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स और इज नोन एज टॉर्क। तो बच्चों किसी जगह मोमेंट ऑफ फोर्स लिखा हो वो भी टॉर्क है, और टॉर्क वर्ड होगा तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट है टॉर्क इज एन एक्सियल वेक्टर जो अलोंग द एक्सिस होता है, और राइट हैंड थंब रूल के थ्रू आप उसको निकाल सकते हैं। यूनिट न्यूटन मीटर, डायमेंशन ml/t - 2।
स्टूडेंट्स, यहां पर एक और हमारे पास थ्योरेटिकल पॉइंट आता है कई बार कि हम लोग जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ये बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है वो कहां से होती है, इस पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन या पॉइंट जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है वहां से फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन तक। तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए एक टर्म यूज की जाती है, या तो इसको हम लोग बोलते हैं लीवर आर्म। क्या बोलते हैं? लीवर आर्म। या फिर इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट आर्म ऑफ फोर्स। तो बच्चों जब भी ऐसी टर्म हमको लिख कर दी जाए तो इसका मतलब ये सीधी सी बात दी गई है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी गई है एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन तक। तो वर्डिंग्स पढ़कर कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। तो इस केस में हम लोगों ने फोर्स को वैसा ही रहने दिया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले ली लाइन ऑफ एक्शन तक की एक्सिस ऑफ रोटेशन से। और प्रीवियस केस में हम लोगों ने क्या किया था, आर को सेम रहने दिया था और परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लिया था किसका? फोर्स का। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन अ पाइवोटेड स्केल एज शोन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स विल प्रोड्यूस टॉर्क। आपको बताना है कि कौन सा फोर्स यहां पर टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। और बच्चों इस पॉइंट के अबाउट ही एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे कुछ होगी जिसके अबाउट ये जो स्केल है ये घूम सकता है या रॉड है जो घूम सकती है। बच्चों एक बात ध्यान रखना, यहां पर आपको दो चीजें बतानी है। एक तो कौन से फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर वो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। तो बच्चों आपको यहां पर डिटेल में डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले अपन बात करें फोर्स F1 की। बच्चों फोर्स F1 की बात करें तो क्या मैं इसकी लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड कर देता हूं? अगर बच्चों इसकी लाइन ऑफ एक्शन अपन एक्सटेंड कर दे पूरा ये पूरा, तो क्या लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रही है? मतलब ये टॉर्क नहीं देगा। एग्जैक्टली सर। और अब बच्चों इसका उल्टा भी सोच सकते हो, क्या अगर यहां फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पर तो इस पॉइंट पे आर वेक्टर किधर जाएगा? ऐसा कुछ जाएगा। अगर बच्चों आर वेक्टर इधर कुछ जा रहा है और फोर्स इधर है, एंगल कितना बना? 180 और साइन 180 जीरो। इसका मतलब इसके कारण टॉर्क प्रोड्यूस कैसा होगा? जीरो। तो बच्चों अपन कह सकते हैं F1 के कारण कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। अब बच्चों F2 की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा था कि जब हम लोग टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं तो जिस पॉइंट के अबाउट हम लोग टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं वहां से फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक की एक यहां से लेंथ हम लोगों ने ड्रॉ कर ली। बच्चों इसको हम लोग नाम दे देते हैं लेंथ, मान लीजिए x2। ये बच्चों x1 मान लेते हैं, सर ने जो बताया वो x1 मान लेते हैं। तो ये कितनी हो गई? x2। अब बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, ये x2 और F2 पहले से एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब हमें यहां किसी का भी कोई कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है। तो इसका टॉर्क डेफिनेटली प्रोड्यूस होगा। टॉर्क ऑफ फोर्स F2 इज इक्वल टू, बच्चों ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो मैग्नीट्यूड की इक्वेशन होती है RF sin थीटा। थीटा क्या होता है? R और F के बीच का एंगल। अब थीटा यहां पर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर देख रहे हो तो sin 90 कितना हो गया? 1। तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिखेंगे? R इंटू F। अब बच्चों R की वैल्यू यहां कितनी है? x2 और फोर्स कितना है? F2। अब बच्चों मैं राइट हैंड थंब रूल आपको नहीं बता रहा हूं, जैसे सर ने बोला कि आपको डायरेक्शन भी बतानी है। अब आप लॉजिकली सोचिए, अपन राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे उससे क्रॉस चेक करेंगे, बट लॉजिकली सोचिए कि ये रॉड है, इस पे अगर ऐसा फोर्स लगा दिया जाए तो बताइए ये वाला फोर्स इस रॉड में कैसा रोटेशन प्रोड्यूस करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है तो ऑब्वियसली कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है एंटी क्लॉकवाइज को। और अगर आपको राइट हैंड थंब रूल निकालना है तो बच्चों R और F, R की डायरेक्शन में फिंगर्स को अपन ने स्ट्रेच कर दिया ये, और फोर्स कहां लग रहा है? आगे। तो आगे की तरफ फोर्स की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल कर लीजिए। तो देखकर बताइए सेंस ऑफ रोटेशन कैसा आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो आउटवर्ड के आगे टॉर्क की डायरेक्शन और आउटवर्ड को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग यहां पर कैसा मान रहे हैं? पॉजिटिव। बच्चों सिमिलरली बात कर रहे हैं F3 की। अगर मैं F3 की बात करूं तो सोच के देखो, इस समय वापस वही बात कर रहा हूं कि फोर्स के कंपोनेंट मत करो, सिर्फ R को देखो। तो क्या मैं फोर्स को लाइन ऑफ एक्शन को पूरा आगे तक एक्सटेंड कर दूं? बच्चों पूरा एक्सटेंड कर दो जब तक आपको लगता है, और चेक करो कि मैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या फिर आप कह सकते हो एक्सिस ऑफ रोटेशन से R कैसे बनाऊं ताकि वो इस लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर हो जाए। तो मुझे मालूम है को R ऐसा बनाना पड़ेगा। तो क्या अगर R ऐसा बन गया तो इसका डिस्टेंस को अपन ने बोल दिया x3। क्या ये x3 इस लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर है? और परपेंडिकुलर है 100% टॉर्क आएगा, और टॉर्क आएगा तो लिख सकता हूं टॉर्क ड्यू टू फोर्स F3 इज इक्वल्स टू x3 F3। अब बच्चों बात आती है रोटेशन की। जैसे सर ने बोला कि सपोज ये पेन एक रॉड है, इस पेन पे अगर मैं फोर्स ऐसे लगाता हूं तो किधर घूम रहा है?
ऐसा मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्लॉकवाइज के नोटेशन के अंदर अपन आंसर क्या देंगे, नेगेटिव। और बच्चों अगर आप राइट हैंड थंब रूल से देखोगे तो आपके टॉर्क का डायरेक्शन माइनस जेड एक्सिस की तरफ आएगा, इसलिए भी आप कह सकते हो नेगेटिव। बिल्कुल। अब स्टूडेंट्स हमारे पास है नेक्स्ट F4। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, अगर हम लोग F4 कैलकुलेट करें तो F4 को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास वापस से कुछ वेक्टर्स की हमें जरूरत है, कुछ मार्किंग की हमें जरूरत है। तो बच्चों जैसा सर आपको अगेन एंड अगेन बोल रहे हैं, पहले भी बोला, इस क्वेश्चन में भी बोला, सबसे पहले क्या करना होता है, पॉइंट ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक का अपन एक आर ड्रॉ कर ले। तो बच्चों यहां से लेकर यहां तक अगर हम लोग फोर्स ऑफ एप्लीकेशन तक, मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक यहां लेंथ बनाए तो ये F4 है, तो इस लेंथ को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, X4। बच्चों गौर कीजिए, क्या R और F ऑलरेडी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? बिल्कुल। इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन RF sin 90 sin 91, तो रह जाएगा RF और R की वैल्यू है X4 और फोर्स की वैल्यू है F4। तो ऑब्जर्व कीजिए, टॉर्क ऑफ फोर्स F4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, X4 F4। अब डायरेक्शन बच्चों वही लॉजिकली अगर इसकी डायरेक्शन सोचें तो ये है हमारे पास रॉड और फोर्स लग रहा है ऐसे, तो ऑब्जर्व कीजिए सेंस ऑफ रोटेशन कैसा आया, क्लॉकवाइज। ऑब्जर्व कीजिए लाइक दिस, ये सेंस ऑफ रोटेशन कैसा आया, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज अगर सेंस ऑफ रोटेशन है तो ऑब्वियसली बात है इसका आंसर कैसा होगा, नेगेटिव। तो हम लोग यहां पर आंसर देते हैं नेगेटिव। और सिमिलरली बच्चों अगर हम लोग इसको राइट हैंड थंब रूल से देखना चाहे तो ये हो गया हमारे पास x और ये हो गया फोर्स, तो ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, थंब कहा गया इनवर्ड और इनवर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव। बिल्कुल सर। बच्चों नेक्स्ट बात करें F5 की। F5 बच्चों बहुत ध्यान से देखना क्योंकि गलतियां इसके अंदर ही होती है बहुत बार। बच्चों अगर इस केस की हम बात करें तो आपस में इस पार्ट को रब कर रहा हूं, पुराने वाले पार्ट को, ये मेरा F5 है। क्या अगेन मैं लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड कर देता हूं। अब बच्चों दो तरीके, अगर आप इसके लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करते जाओगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रही है, exactly. टॉर्क प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता, पर नहीं सकता। अगर वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो गया इसका मतलब इसका टॉर्क कैसा होगा, जीरो। या फिर दूसरा तरीका, जैसा अपन ने कहा था फोर्स को डिस्टर्ब मत करो, आर वेक्टर बना के देखो। अगर मैं आर वेक्टर बना के देखता हूं तो क्या यहां से मेरा आर वेक्टर ऐसा कुछ बन रहा है, क्या वो इस पॉइंट पर फोर्स और आर वेक्टर एक दूसरे के कैसे होंगे, R5 है, एंटी या पैरेलल कह सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180। और बच्चों साइन 180 क्या होता है, जीरो। तो बच्चों ये बात ध्यान रखना, जब भी लाइन ऑफ एक्शन या तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो या पॉइंट ऑफ रोटेशन से पास हो तो आंसर क्या आएगा, जीरो। या फिर दोनों के आर और एफ के बीच में एंगल या तो जीरो बन रहा हो या 180 बन रहा हो तब भी आंसर कैसा आएगा, जीरो। तो बच्चों यहां पर भी जो टॉर्क होगा ड्यू टू F5 इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चों इस क्वेश्चन के थ्रू हमने सिर्फ इतनी सी बात सीखी कि कैसे हमें टॉर्क को कैलकुलेट करना है, कैसे उसको एनालाइज करना है कि वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स एक्टिंग ऑन रॉड। बच्चों एक रॉड हमें दी गई है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जैसा आप फील कर पा रहे हो। इस पॉइंट के अबाउट या तो बोल दोगे ये हिंज है, या वर्डिंग होंगे कि रॉड अपने कॉर्नर पे पाइवोटेड है, या इस एक्सिस के अबाउट रॉड रोटेट कर रही है। तो बच्चों नोटिस कीजिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसके अबाउट रॉड क्या कर रही है, रोटेट। रॉड की लेंथ बच्चों हमें यहां पर 2 मीटर दी है, एज वेल एज जिस पॉइंट पर हमने फोर्स लगाया है, एग्जैक्टली ये क्या हो गया, फोर्स ऑफ का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो नोटिस कीजिए एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक की जो लेंथ है वो रॉड की लेंथ के बराबर है, यानी कि 2 मीटर। और क्वेश्चन में बोला गया है जो फोर्स है वो कितना है, 5 न्यूटन, और एंगल कितना दिया गया है, 60 डिग्री। तो बच्चों हम लोगों ने दो मेथड सीखे, दोनों ही मेथड को हम लोग इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। हम लोग यहां पर सबसे पहले मेथड अप्लाई कर रहे हैं कि क्यों ना हम लोग इसके कंपोनेंट्स कर दें, या तो r का f के परपेंडिकुलर या f का r के परपेंडिकुलर। तो बच्चों हम लोग इस बार r का कंपोनेंट करके देखते हैं जो कि f के परपेंडिकुलर। ओके सर। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो जैसा सर ने सिखाया कि जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है उसको आप तब तक एक्सटेंड कीजिए जब तक कि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के सामने ना आ जाए, कुछ ऐसे। फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को तब तक एक्सटेंड कीजिए जब तक कि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के सामने ना आ जाए। सामने ना आ जाए का क्या मतलब, एग्जैक्टली अगर सामने आ जाएगी ना तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना थोड़ा सा आसान रहेगा, डायरेक्टली एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना रह जाएगा। तो क्या किया, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को तब तक एक्सटेंड कीजिए जब तक कि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के सामने ना आ जाए। अब बच्चों ये एंगल 60 डिग्री है, ये मैं यहां पर r वेक्टर खींच देता हूं, तो ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री वर्टिकली अपोजिट।
तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए कि हमें अब यहां पर क्या होना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढनी है ये वाली। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हमें ये ढूंढनी है तो क्या इसको लीवर आर्म बोल सकते हैं या इसको आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोल सकते हैं जो कि एफ के परपेंडिकुलर है। तो बच्चों इसकी वैल्यू हमें ढूंढनी है। तो नोटिस कीजिए बच्चों, ये एंगल अगर 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो हम लोग डायरेक्टली कंपोनेंट कर सकते हैं। या कंपोनेंट करने के बाद अगर ये 30 डिग्री है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली कितनी आ जाएगी, 2 cos 30। 2 cos 30, cos 30 कितना होता है, √3/2, तो ये हो जाएगा √3 मीटर। तो बच्चों देखिए ये आर और ये एफ एक दूसरे के क्या आ गए, परपेंडिकुलर। दोबारा से ये आर और ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के क्या आ गए, परपेंडिकुलर। सो हियर आर इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इनटू फोर्स। तो परपेंडिकुलर है तो हमें sin 90 लिखने की जरूरत नहीं है, sin 90 इज ऑलरेडी 1। आर परपेंडिकुलर इज √3, फोर्स इज 5, तो ये हो गया 5 √3 न्यूटन मीटर। अब बारी है डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, राइट हैंड थंब रूल R क्रॉस F। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, ये कौन है R और ये कौन है F। तो R की डायरेक्शन में हम लोगों ने अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच किया और फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ। जनरली अगर ऐसा बोले तो ऊपर की तरफ अगर हम लोग फिंगर्स को कर्ल कर ले तो सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, थंब की डायरेक्शन आ रही है आउटवर्ड्स, तो इसका मतलब पॉजिटिव टॉर्क हमें यहां मिलेगा। बिल्कुल सर। अब बच्चों जैसा सर ने कहा कि इस क्वेश्चन को अपन दोनों तरीके से करते हैं, तो वापस अपन चेक करते हैं कि आप फोर्स से कंपोनेंट करते हैं और आर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बिल्कुल सर, इसको हटा देते हैं। बिल्कुल सर, मैं हटा देता हूं इसको। तो बच्चों आपको समझाने के लिए ये वाला पार्ट हटा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, बस अपने को इतनी ही आवश्यकता है। बिल्कुल। अब बच्चों ध्यान दीजिए, यहां पर ये जो फोर्स के कंपोनेंट्स करने हैं तो पहले चेक करो क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पर है। जिस पॉइंट पे फोर्स लगाया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यहां पर है, यहां से आपने फोर्स लगा दिया। अगर मैं सबसे पहले इसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करूं तो मेरा आर वेक्टर जो होगा वो यहां से यहां तक ऐसा कुछ होगा। क्या ये बच्चों आर वेक्टर है? अगर मैं बात करूं आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, तो 2 मीटर। एग्जैक्टली, क्या यही मैं लिख सकता हूं, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू 2 मीटर। बच्चों क्या ये जो फोर्स है 5 न्यूटन का, ये इस आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है क्या? नहीं है सर, 60 डिग्री पर है। एग्जैक्टली इसका मतलब मुझे 100% इसके कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे टू मेक आर वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बच्चों यहाँ पर 5 न्यूटन है, तो मैंने एक कंपोनेंट तो इधर आएगा बच्चों और एक कंपोनेंट इधर आएगा। क्या ये जो एंगल है कितना है, 60 डिग्री। बच्चों ये कंपोनेंट तो कितना होगा, 5 cos 60। और ये किसी काम का नहीं है सर, ये किसी काम का नहीं है, बिल्कुल सर। और ये हो जाएगा 5 sin 60। बच्चों सर ने बोला ये किसी काम का नहीं है बिकॉज यहाँ पर आर वेक्टर और एफ के इस कंपोनेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है, तो उस केस में टॉर्क कैसा हो जाएगा, 0। और उसकी लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन से भी बिल्कुल सर, ये भी कह सकते हैं। और बच्चों अगर इस 5 न्यूटन का जो दूसरा कंपोनेंट है 5 sin 60, क्या वो इस आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है? अगर बच्चों इसके आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो मैग्नीट्यूड वाइज में क्या लिख सकता हूं, टॉर्क इज इक्वल्स टू आर एफ, और एफ का वो कंपोनेंट जो आर के क्या है, परपेंडिकुलर। तो बच्चों मैं ऐसे लिख देता हूं। बिल्कुल सर। तो बच्चों यहां पर क्या बन जाएगा, आर की वैल्यू 2 और एफ का वो परपेंडिकुलर 5 sin 60। क्या 5 sin 60 को सर यहां पर लिख देते हैं 5 √3/2, ऑब्वियसली सर। तो यहां पर लिख दिया 5 √3/2। आंसर कितना गया, 5 √3 न्यूटन मीटर। बच्चों मैग्नीट्यूड तो दोनों से सेम आया, ऑब्वियसली बात है, दो मेथड है पर आंसर तो सेम ही आएगा। अब डायरेक्शन की बात भी कर लेते हैं। क्या यहां पर अगेन आर वेक्टर ऐसा और जो फोर्स है उस फोर्स की तरफ अपन ने इसको कर्ल कर दिया, तो मेरा जो थंब आ रहा है कहां रहा है, बाहर। तो इसका मतलब किसी भी मेथड से सॉल्व करो आपका आंसर सेम आएगा। तो बच्चों आप लोगों ने नोटिस किया, हम लोग अगेन एंड अगेन एक ही बात डिस्कस कर रहे हैं। तो एट लास्ट हमारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या बना, हमें आर भी दिया है और एफ भी दिया है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आर और एफ एक दूसरे के पहले से परपेंडिकुलर है तो अच्छी बात है, और अगर उनके बीच में इस तरह का कोई एंगल बन रहा है तो समरी ये है कि किसी का भी कॉम्पोनेंट करो, एट लास्ट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो हम लोग जल्दी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।